अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है उजड़े हुए चमन का मज़ीद उजाड़ा बनाम सरकार। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और उनके सदर इरफान इकबाल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं। मास्क पहन के नाज़रीन हम बैठे हुए हैं क्योंकि SOP है और आप भी जहाँ पर जाएँ मास्क ज़रूर पहन के रखें क्योंकि मास्क ही है जो आपकी हिफाजत कर सकता है। तो जागते रहना तो हुकूमत ना रहना। सर, बजट आने वाला है और बजट जो सा है वो कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है और ख़बरें इतलात ये हैं कि अब की बार वो सच में अवाम दोस्त नहीं होगा। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने पड़ेंगे। जी ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ये नहीं डिसीजन लेगी तो जो इकॉनमी की सूरत हाल इस वक्त है, मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी और उसको रिवर्स गियर लग जाएगा। अभी इस वक्त हम तकरीबन माइनस कोई 1% ऑफ द GDP हम यहाँ पे हैं इस वक्त। अब चीज़ें आगे और जिस तरीके से ये स्प्रेड आउट हो चुका है और जिस तरीके से ये फैल जिस तरह से इसका इल्ज़ाम ताजरों को भी दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ताजरों ने सारा कुछ खुलवाया और इसमें से कोरोना फैल गया। नहीं, मैं इसको मैं थोड़ा सा अपना रखता हूँ। मेरा अपना व्यू है इस चीज़ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ताजर हक बजानब थे। प्रॉब्लम हुई है हमारी आवाम की तरफ से और थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, पहली बात तो ये हुई कि आपको पता है यहाँ पे लोगों को आदत है मुसाफा की, लोगों को आदत है गले मिलने की। जी बिल्कुल है। हमने इसके ऊपर कोई कंपेन नहीं चलाई, हमने बहुत लेट कंपेन चलाई। फिर हमने दूसरा ये किया कि हमने ईद की कंपेन नहीं चलाई कि ईद जो ना बड़ी सादगी के साथ मनानी है, हमने इसको कंपेन को नहीं चलाया। जिस गलती आपकी साइड से भी है ना, मैं बताता हूँ। हाँ। जो मेरी गलती है वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ। ये हमने ये काम नहीं किया। अच्छा। फिर जो हमने कहा जी मार्केट्स खोलें। हाँ। और हमने मार्केट्स इसलिए खोलने का कहा था कि 51 डेज हो गए थे मार्केट्स बंद थी। हाँ। देखिए, यहाँ पे कोरोना तो हम कहते हैं कि जी कोरोना आया और फैल गया और बड़ा मसला हो गया, बट अगर कोरोना आपकी मईशत को लग जाएगा तो फिर क्या करोगे आप? हाँ। आपका रिवाइवल मुश्किल हो जाता है। हाँ। इसलिए बिजनेसेस खोलने बहुत ज़रूरी थे। आप देख रहे पूरे अमेरिका में खोल दिए उन्होंने, पूरे यूरोप में खोल दिए। हमसे ज़्यादा अफेक्टेड है, हमसे ज़्यादा लोग मरे हैं वहाँ पे। अच्छा, तो शेख साहब अभी सिचुएशन जो सी है वो ये चल रही है कि बजट आने वाला है, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्योंकि टैक्सेस नए लगने हैं, मज़ीद लगने हैं, ग्रोथ ना भी हो फिर भी टैक्सेस लगने हैं क्योंकि जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हो सका, बल्कि पिछली दफ़ा कम हुआ। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि टैक्सेस ज़्यादा लगा के चल ही नहीं सकना हमारा काम। अभी तो ये रिलीफ देने का टाइम है और काम चलाने का कि हमारा इकोनॉमी का जो व्हील है वो चले। जी, अगर हमने टैक्सेस लगा दिए, अगर हमने इस तरह की सख्तियाँ कर दी, यकीन मानिए मामला हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे और हमारी मईशत और नीचे गिर जाएगी। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक ये फ्रेंडली लाना पड़ेगा। जी ठीक है। फ्रेंडली बजट लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। हमने जो गवर्नमेंट को बना के भेजे हैं बजट के, मैंने पूरी प्रपोजल बना के भेजी है। हमने बिफोर कोविड भी भेजी थी और आफ्टर कोविड भी हमने बनाना पड़ेगा। अच्छा शेख साहब, अब दो मफरूज़े ले लेते हैं। एक पहला मफरूज़ा, उस पर आपका जवाब जाऊंगा, फिर दूसरे मफरूज़े। पहला मफरूज़ा ये है कि चलें, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो सी रिलीफ दे देती है लेकिन इतना नहीं देती जितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे? जिस तरह मैंने देखा है, क्योंकि चैम्बर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा। आप जो से हैं वो बड़े क्या कहते हैं ना फ्लैम्बॉइंट हैं और आप जो से एग्रेसिव खेलते हैं और आप जो अब आप चैम्बर के सदर बने हैं और आपकी अप्रोच भी थोड़ी सी आम ताजर वाली अप्रोच है। आप चाहते हैं कि आम ताजर जो है वो तरक्की करे। आप क्या करेंगे? आप दूसरे जिस तरह सदूर ने एक्सेप्ट किया कर लेंगे या रजिस्ट करेंगे अगर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े? देखिए, जिस चीज़ पे तो सच्ची बात है, जो तो होगा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन वो तो हम उसको कर लेंगे, बट जहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता हम किसी सूरत नहीं करेंगे। हम गवर्नमेंट के साथ चलते। चैम्बर का काम है, चैम्बर बेसिकली वर्किंग एज ए ब्रिज। जी ठीक है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। और हम उसी चीज़ पे ऊपर कारआमद हैं। ठीक है। लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है हम उसकी ज़रूर मुखालफत करेंगे। ठीक है। और जो हमारे बिजनेस के लिए ख़राबी पैदा कर सकता है और जिसके साथ हमारे मसाइल हो सकते हैं हम उसकी निशानदाही ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा अपना एक ज़मीर है, मैं अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहता हूँ। मैंने खुली बात करनी है, जो चीज़ मुझे सही लगे वही वाली आएगी। दूसरा मफरूज़ा ये है कि बजट जो है बिल्कुल अवाम दोस्त नहीं आया।
टैक्सेस भी मजीद लग गए और जो सा है बिजनेस कम्युनिटी और टाइट हो गई, क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग गए और जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हैं, हम उसको अपोज करेंगे। कैसे अपोज करेंगे, क्या करेंगे, रेजिस्ट कैसे करेंगे? देखिए रेजिस्ट इस तरह से कि हमने पूरी एक बना के भेजी है उनको अपनी रिकमेंडेशंस, पूरा एक बजट का एक प्रपोजल हमने बना के भेजी है कि हमें इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद नहीं हो सकते। अब आप देखें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना, तो हम ये डेस्परेट टाइम्स और डेस्परेट मेजर्स होंगे इसमें मेजर्स लेने पड़ेंगे आपको और वो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप ये इकोनॉमी को नहीं चला सकेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्यों किया जी, इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने दिया ना एमनेस्टी आपको, बिल्कुल दिया कि जी आप लाएं, कहीं से आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। मैं कहता हूँ इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़। नहीं शेख साहब, इमरान खान साहब को कहा जाता है कि उनकी पॉलिसीज बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं होती, आपको लगता है कि अब हो जाएंगी? मेरे ख्याल में करेगी, मेरे ख्याल में होंगी, मेरे ख्याल में हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं और हमारी जो सी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अवाम दोस्त आए। हुकूमत को जाते जाते दो जो आप अपना मशवरा देना चाहते हैं दे दें, क्योंकि बड़े शौक से मैं गोबिर से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आपने रिलीफ दिया जी, इसी तरह बाकी इंडस्ट्रीज पे भी आप रिलीफ दें, क्योंकि इन हालात में हमें इस इकोनॉमी में मनी पौर इन करनी है। जितना ज़्यादा मनी को हम पौर इन करेंगे, जितना हम अपना उसको रोटेट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, उतनी आपकी इकोनॉमी का रिवाइवल होगा। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि आपकी इकोनॉमी चले। पेमेंट इन्वेस्टमेंट चाहे ग्रे से आए, चाहे ब्लैक से आए, चाहे वाइट से आए, कहीं से भी आए, मैं समझता हूँ 1 साल के लिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर उनको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, अपनी पॉलिसीज़ को लीनियंसी में लाना पड़ेगा और IMF की जो कंडीशनलिटीज़ तो लगा रहे हैं, उसको कंडीशनलिटीज़ को भी वो उनमें लीनियंसी आ चुकी है। गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा स्टैंड भी लेना पड़ेगा। देखिए बात सुने, मुश्किल है शेख साहब, जो कर्जा लेता है वो कैसे स्टैंड लेता है? देखिए बात सुने, नहीं ले सकता, बैगर्स हैव नो चॉइस। मैं आपकी बात उसमें मानता हूँ, लेकिन सारी दुनिया में हो रहा है। अब ये देखिए 3 साल के लिए आपके डेफर हो गए कर्जे, बिल्कुल हो गए आपके, अपना जो 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए। अच्छा, 3 साल के लिए जो आपके जितने भी आपको थे लोन से ना सारे डेफर कर दिए गए। और अब आपको वर्ल्ड बैंक ने दिया, IMF ने 1.4 बिलियन दिया। देखिए लेकिन वो कोरोना के लिए दिया, कोरोना के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए दिया। जी जी ऑफ कोर्स, मईशत के लिए नहीं दिया। सर मेरी बात सुने, कोरोना क्या है? ये कोरोना भी तो अब मईशत का कोरोना और कोरोना, ये दोनों कोरोना तो है, कोरोना ही है, उसने तो उसका इफेक्ट तो आना ही आना है। हमने हर सूरत अपने इस सिस्टम को ठीक करना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है, अदरवाइज हमारे लिए और मामला मुश्किल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शेख साहब, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन और लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं। आपने बात सुनी इरफान इकबाल शेख की, और उन्होंने कहा कि मुल्क जो सा है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमारी इकोनॉमी मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी अनफ्रेंडली बजट के। वैसे तो जितने भी बजट आए हैं तो उसके बाद में हुकूमत की तरफ से यही बयान आता है कि ये बड़ा अवाम दोस्त है, लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ हैं जैसे अवाम है वो खुद कहती हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है। ये हर बजट में हम यही सुनते आए हैं, यही कहानी होती है। ये अब की दफ़ा सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि अब की दफ़ा कोरोना का वार जो सा है वो बड़ा सख्त हुआ है, और उसके लिए उसके बारे में यही कहूँगा कि WHO कह रही है कि आपको कर्फ्यू लगा देना चाहिए, आपको लॉकडाउन सख्त करना चाहिए। अगर नहीं सख्त कर सकते कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन और 15 दिन के लिए खोला जाना चाहिए, लेकिन इसको इसी तरह ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि कोरोना पाकिस्तान में रुके। लेकिन पाकिस्तान में कोरोना जिन्होंने रोकना है, जिन्होंने ये काम करना है, उन्होंने क्या कि अवाम ही नहीं रोक दी, तो उन्होंने सब कुछ डाल दिया अवाम के ऊपर। तो अवाम जो सी आप खुद अपने आप को संभाले, अपना ख्याल रखें, क्योंकि हुकूमत जो सी है वो आपसे हाथ झाड़ चुकी हुई है। अब रहा बजट का सवाल। बजट मैंने पिछले प्रोग्राम में एक दफ़ा कोशिश की थी कि आपको समझा सकूं कि बजट जो सा है वो तैयार कैसे होता है और बजट किस लिए चाहिए होता है और बजट कैसे बनाते हैं, उसकी थोड़ी सी चीज़ें बना के डिज़ाइन करके बताया था। वो ज़रा जाके देखें, उसके बाद आपको बताते हैं कि बजट का होगा क्या। अभी समझने की ज़रूरत ये है, जो मेरे ख्याल से समझाना भी मैं यही चाह रहा था, बताना भी चाह रहा था कि आसान लफ्ज़ों में हुकूमत चलती कैसे है, ये ख़जाना क्या होता है, ये भरता कैसे है, और भरने के बाद इसके साथ होता क्या है, और ख़जाने की रकम कहाँ जाती है। सबसे पहला सवाल जो सा है वो बड़ा खूबसूरत सा है कि ख़जाना जो सा है, जिसे हम पाकिस्तान का ख़जाना कहते हैं, ये ख़जाना ये भरता कैसे है, इसको हमने कैसे भरना है, और इसके अंदर माल मता कहाँ से आता है और ये कैसे फुल होता है। अभी कहा जाता है बार बार कि ख़जाना जो सा खाली है, ख़जाना भरने की कोशिश जो की गई है, ख़जाना जो भरा गया है, ख़जाना जो भरा जाता है वो फ़ौरन इमदाद से भरा जाता है, बैरूनी मुल्क से कर्ज़े लिए जाते हैं जिससे ख़जाना भरा जाता है। ये कहा जाता है कि बड़ा शेयर जो सा है ख़जाना भरने के लिए हम
ये वाला शेयर वो डाल देते हैं ख़जाने के अंदर, ताकि वो ख़जाना भरा रहे, मुल्क में तरक्की होती रहे और लोग तरक्की करते रहे। ये सारा मैकेनिज़्म जो मैंने समझा वो मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ कि असल में ये है क्या। सबसे पहले देखें, अवाम वो हुकूमत को ख़जाना भरते कैसे हैं। टैक्सेस, ये हमारी तरफ से टैक्सेस आ गई। इस टैक्सेस में इनकम टैक्सेस हैं, इसके अंदर जितनी भी हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है टैक्सेस की, वो सारा टैक्सेस में है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, तमाम के तमाम टैक्सेस में है। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स। अब ये वो टैक्स है जो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। मतलब ये वो टैक्स है जो आपने देना ही देना है, और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो फाइलर हो, नॉन फाइलर हो, कोई भी बंदा हो, उसने ये टैक्स देना ही है। उसने कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ खरीदनी है, एक छोटा सा डब्बा खरीदना है, उसने चाहिए क्ले खरीदनी है, उसने जाके वो GST देना है 70%। वो तमाम की तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर 70% जनरल सेल्स टैक्स हुकूमत इकट्ठा करती है, और हम जितनी भी खरीदो फरोख्त करते हैं उसके ऊपर हमें GST हुकूमत को देना पड़ता है, हुकूमती ख़जाने में डालना पड़ता है, और ताजर इसी GST पे रो भी रहे हैं आजकल। तो ये 17% हुकूमती ख़जाने में हम और डाल देते हैं। उसके बाद आ गया फ्यूल सरचार्जेज, जिसे लेवी भी कहते हैं। इस लेवी के अंदर बहुत सारे सरचार्जेस हैं, यानी कि आपके जितने भी बिल्स आप देते हैं, आपके फ्यूल के बिल हैं, आपका फ्यूल है, ऑयल जिस पे पेट्रोल आप डलवाते हैं, उसके बाद आप बिजली यूज़ करते हैं, उसके बाद आप गैस यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई भी कमोडिटी जिसमें आप फ्यूल यूज़ करते हैं, उस फ्यूल के ऊपर सरचार्जेस होते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं जो आप गवर्नमेंट को देते हैं, और वो आप जितना भी इस्तेमाल करेंगे आपको देना पड़ेगा। ये वो फ्यूल है जिसकी वजह से कीमतें महंगी होती हैं, और जो सा है हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सरचार्जेस और लेवी लगी है। तो ये हमारा एक और शेयर हुकूमती ख़जाने में चला जाता है फ्यूल सरचार्जेस की मद में। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि हम करते क्या हैं, और मुतफरिक क्या है, मिसलिनियस क्या है। उसमें ये है कि आप कहीं भी कोई फॉर्म लेने जाएं, हुकूमती स्कीम का हिस्सा बने, किसी भी चीज़ का हिस्सा बने, हॉस्पिटल में जाएं, कहीं पर भी जाएं, आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी पड़ती है फॉर्म की मद में। आपको वो अमाउंट देनी पड़ती है क्या फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी की सूरत में वो आपको अमाउंट देनी पड़ती है, फॉर्म की कीमत की सूरत में। किसी सूरत में आपको मुतफरिक बहुत सारी हुकूमतें पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बिजनेस करेंगे, किसी भी किस्म की खरीदो फरोख्त करेंगे, किसी भी किस्म की मूवमेंट करेंगे, किसी भी किस्म की पॉलिसी का हिस्सा बनना चाहेंगे, उसकी एक प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो फॉर्म्स की मद में, फ़ीसों की मद में वो आपसे ली जाती है। वो मुतफरिक में हुकूमती हम ख़जाने में डाल देते हैं। अब ये हमने डाल दिया हुकूमती ख़जाने में, अवाम की तरफ से चला गया। इन रिटर्न अवाम का जो सबसे बड़ा मौक़िफ़ होता है वो ये चाहते हैं कि हमें हेल्थ जो सी है हमारी वो बेहतर की जाए। तो ये जी सेहत पे हम बहुत थोड़ा सा लगाते हैं, ये उस मद में लगाते हैं कि चलो 2-4 मशीनें ठीक करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तालीम की मद में थोड़ा सा पैसा हम तालीम पे भी लगा देते हैं। लगा दिया हमने तालीम पे पैसा। अब जनाब सबसे अहम हिस्सा आ गया, वो आ गया तनख्वाहों का, यानी कि सरकार की जितने मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहें लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शेयर सरकारी मुलाजमीन और उनकी तनख्वाहों का है। अब आगे बारी आपके दिफा की। ख़जाने से पैसा काफ़ी सारा उधर भी जाता है और उस पर लगता भी है, और अच्छा खासा पैसा जो उनसा है सिक्योरिटी पे भी हम खर्च करते हैं, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं। हम फलाही रियासत नहीं बन सके, हम अभी तक सिक्योरिटी स्टेट की सूरत हाल में। अब बारी आ जाती है वज़ीर आज़म जो दिल खोल के जाके स्कीमें शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म जो आपको जाके बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने भी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, यहाँ पर एहसास प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर कफ़ालत प्रोग्राम चल रहा है। तो वो जनाब यकीन माने कि जो लोग वज़ीर आज़म को इलेक्शन के दिनों में सपोर्ट करते थे वो हरगिज़ वो प्रोग्राम नहीं चला रहे, वो प्रोग्राम आपके अपनी जेब से चल रहे हैं। तो वो सब्सिडियाँ, वो स्कीमें और वो तमाम के तमाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टाइप चीज़ें और वो लोगों को पैसे देने की चीज़ें, वो सारी की सारी इसमें से हो जाती हैं, और उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा जो उनसा है वो आवाम तक पहुंच पाता है, यानी कि वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। अब सूरत हाल ये है जो बड़ी खूबसूरत है, वो ये है कि आमदनी जो सी है वो 54 है और ख़र्चा रुपया है। तो समझ नहीं आ रही हमें 54 और रुपये को कैसे खर्च करेंगे। इतना कुछ देने के बावजूद ख़जाना खाली, बैरून मुल्क कर्जा लेने के बावजूद कहा जाता है ख़जाना खाली, ख़जाने में कुछ नहीं है। और अब आपके ऊपर एक और बोझ, यहाँ पर एक और स्टिकर लग जाएगा, वो ये लगेगा कि अब हर जो शहरी है उसमें जो हमने इतना बैरूनी कर्जा लिया है वो भी उतारना है। हमारे ऊपर कर्ज भी है, और वो IMF वाले हमारे पे आके बैठ गए हैं जो हमने कर्ज भी दिए, ये हम पे इजाफी चार्ज लग गया है, जो हमने ये तमाम अखराजात पूरे करने के लिए ये सारा कुछ पूरा करना है और ये लगना है। अब
अवाम, हुकूमत और ख़जाना ये चलता कैसे है, ये आपके सामने एक छोटी सी एक उसकी एग्जांपल दी थी। ये चलता कैसे है कि अवाम ख़जाना भरते कैसे हैं, या ख़जाना बैरूनी कर्ज़ों से कैसे भरा जाता है, फिर वो ख़जाना खर्च कहाँ किया जाता है। सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मुल्क कौम की खिदमत करते हैं, AC हैं, DC हैं लगे हुए हैं उनके, जब भी आप उनके पास जाते हैं तो बाहर आप ऐसे बैठे होते हैं जैसे वो आपको याद आ जाता है अंग्रेज़ के दौर में, वो पुरानी फिल्में नहीं लगती थी अंग्रेज़ के दरबार में, जब यहाँ से बरसगीर का कोई भी हिंदू या मुसलमान जाता था तो वो ऐसे करके बैठता था कि साहब आएंगे और मेरे साइन करेंगे। तो उनकी जो तनख्वाहें हैं बाबुओं की, उन तमाम इदारों की, वो आपके पल्ले से जा रही हैं। और क्या उन तनख्वाहों के बदले में वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं? जो तनख्वाहें आप उनकी जेब में डाल रहे हैं उसके बदले में वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं? आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। उसके बाद दूसरी चीज़, आपका दिफा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी ज़िंदगी जानो माल महफूज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और सिक्योरिटी इदारे हो, कुछ भी हो, आपकी जानो माल महफूज है। इसका जवाब आप खुद देंगे। क्या आपके जो थाने में आप जाते हैं, आपकी कोई चोरी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, थाने में पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करती है? क्या वो ऐसे आपके साथ चलती है कि वो जो तनख्वाह ले रही है, वो जो मरातें ले रही है, वो जो ज़िंदगी ठाट बाट से गुजार रहे हैं, वो आपका खून पसीने का पैसा है जिससे उसकी तनख्वाह आ रही है? क्या वो ऐसा शो करवाते हैं आपको? आपका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। फिर आपको जब सब्सिडी मिलती है और कहा जाता है इमरान खान साहब बड़े दरिया दिल हैं और उन्होंने तमाम वो सखी दिल का मुजाहिरा किया, उन्होंने ये जाके इफ्तिताह किया, गायें दे रहे हैं, कट्टे दे रहे हैं, तो यकीन माने ये आप ही का पैसा है जो आपको लौटाया जा रहा है। और ये तमाम का तमाम अवाम और हुकूमत का रिश्ता, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो आप शहरी जोन सा है अपनी हुकूमत के साथ, अपनी रियासत के साथ करता है। इसमें शहरी की ये डिमांड होती है कि मुझे सेहत के मौके अच्छे मिलें, मेरे बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिले, मेरी जानो माल मेरे मुल्क में महफूज हो, उसका ख्याल रखा जाए, और मेरी सेहत ख़राब हो तो मेरा मुल्क जोन सा है वो मेरे साथ खड़ा हो और मुझे सेहत के बुनियादी जितने मराकज़ हैं उनमें अच्छी फैसिलिटी दे। ये तमाम का तमाम आपको मिल रहा है तो समझ लें कि आप अच्छे मुल्क में, फलाई रियासत में रहते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो समझ लें आप किसी ऐसी स्टेट में रहते हैं जहां हुकूमती अरकान जो उनसे हैं वो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि हमने इदारों को या अपने तमाम की तमाम मरातें या अपने तमाम के तमाम लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देनी है, वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। तो ये छोटा सा इन नटशर ये है कि आमदनी जो सी है, जो हुकूमत लोग कमा रहे हैं, अवाम कमा रही है, वो 54 है, और जो खर्चा है वो जनाब रुपये से भी बढ़ गया हुआ है और कर्जा भी चढ़ गया है। कह रहे सो कि बजट जड़ा है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है। डायरेक्ट टीका लगेगा, डायरेक्ट इंजेक्शन लगेगा और तुहानू पूरा नजर आएगा। बजट पे बात कर रहे हैं, और बजट जो है वो बड़ा अहम होता है किसी भी मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी मईशत के लिए बड़ी अहम होती है कि हम बजट डिसाइड करते हैं कि बजट के साथ हमने पूरा साल कैसे गुजारना है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आप एक दुआ सुन रहे थे कि उजड़ा हुआ चमन मिला है खान साहब को और वो उसके माली हैं, तो डर ये लगना शुरू हो गया था ये तमाम फिगर देख के कि उजड़ा हुआ चमन मजीद ना उजड़ जाए। तो हम अभी आए हैं रिजवान रजी साहब के पास, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मईशत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक और क्वालिटी भी है रिजवान रजी साहब की, ये है रजी दादा, जो आप हमारे इस मुल्क का, हमारे खित्ते का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है दादा पोता शो जो सा था, उसमें जो दादा थे जो आपको बड़े प्यार से मईशत समझाते थे। तो हम दादा के पास आए हैं, रजी दादा से पूछेंगे कि रजी दादा हमें बताइएगा कि ये मईशत अभी जो बजट आने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों में आपका यूट्यूब पे कुछ सुन रहा था, क्या ये अवाम दोस्त है? बड़ा बेहुदा सा सवाल है ये कि बजट अवाम दोस्त है। जबरदस्त प्रोग्राम तो पंजाबी च ना बेशक शुरू करो। गल ये कि लाहौर अपना हुकूमत ने परसों इजाजत दी है गंदम दरामद करने। हाँ जी दी है, तमाम ड्यूटियां हटा दी है। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है ਸਾਡੇ दाने पूरे नहीं है, मुल्क के दाने साडे पंजाब च पूरे नहीं, पंजाब च पूरे नहीं है। इसे गलों तो बाहरों बुलाने की इजाजत दी, सारे टैक्स ਉਹਦੇ ਤੇ खत्म कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ जी, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਲੈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਵਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ यार ने अपने पुराने या नवे पुराने अच्छा मैं पूछा कहते सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੋਰਾਨ, और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 805 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ 1000 ਤੋਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੰਦਮ, ਕਣਕ, ਆਟਾ ਜੀ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, और उन्होंने क्या मजीद महंगा होना है। गरीब आदमी वास्ते
ਬਜਟ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਏਗਾ? ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1600 ਰੁਪਏ ਮਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ, ਜਿਹੜੀ 1300 ਮਨ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 1300 ਮਣ ਖਰੀਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਕੌਲ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂਰਾ ਹੈ, 44 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੁਹਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਆਟਾ ਜੀ, ਘਿਓ ਤੇ ਚੀਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ। ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 85 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਕਰਤੀ। ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਜੀ, ਚੀਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਘਿਓ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। 150 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ 240 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਸਲਾ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੋਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਟੂਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਰਥਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਮਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜੀਏ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ, ਪੋਤਾ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 80 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਚਲੇ, ਉਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਏਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਵੋ। 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਬਲ ਚੀਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 155 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਧਰੱਲੇ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵਿਖਾਣੀ ਜੇ ਵਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, 30-40 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, 47 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਾ ਲਈ ਲੱਗ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, $12 ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ $14 ਵਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ $36 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ $36 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇਲ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਓਗਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਥਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਗੜਾ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਾ 13 ਮੈਂ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਆਦਾ ਤੀਤਰ ਆਦਾ ਬਟੇਰ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਰਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਬਗੈਰ ਲੰਗੇ ਲਓਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਕਢਾਣਾ ਹੁਣ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਏ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਏ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕਢਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ना जो सिचुएशन है वो बद से बदतर है, लेकिन हम रज़ी दादा के साथ हैं और उनसे जो पूछना चाह रहे हैं, जो मैं आप तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं और आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जिस तरह अदाद शुमार के जो होते हैं ना जादूगर, सामरी जादूगर, वो वहाँ बैठ के जब वो सारी परसेंटेज बताते हैं ना, हमें समझ नहीं आती, मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आती, तो फिर तो हिसाब किताब बड़ा दूर रह जाता है। तो रज़ी दादा से मैं ये जानना चाहता हूँ, दादा जी उन्हें एक हो गया कि इन्होंने सब टीके लाने ही लाने, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ ਲੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਢੋਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਹਰਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਕਢਾਣਾ ਹੁਣ ਕੱਢਦਾ ਕੀ ਏ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਏ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕਢਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਦਤਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ 1-2 ਟਵੀਟਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਵਿਲਨ ਮਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਵਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਕਫਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ,
ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਨੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਕ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ WhatsApp ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ ਨਹੀਂ 70 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ 100 ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ 100 ਦੀ। ਅੱਛਾ 100 ਇਹ 200 ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਰਸੋਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 156 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ 34 ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਵਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 2 ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿੱਥੇ। ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ। IMF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਤ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨੇ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ IMF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਾਪੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ। ਤੇ IMF ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਤ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਖਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ बेसिक्स का हिस्सा नहीं होगा, ये स्पेशल अलाउंस होगा। इस तरह करके कुछ कारकुर लाएंगे, दे देंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं करांगे ना उन्होंने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ नहीं हैगी जी। नाज़रीन, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और दुआ करते रहें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि दुआएं हैं जब हमें संभालें, क्योंकि उजड़ा हुआ चमन था, मज़ीद उजाड़ा लगाने का प्लान तैयार हो गया है। बजट कहानी आपने जान ली, बजट कहानी और ये तमाम सरमाया जो उनसे है ये असल में आपका है। ये वो सरमाया है जो टैक्स की मद में आप देते हैं, बिलों की मद में आप देते हैं और हुकूमत इकट्ठा करती है, टूल प्लाजे की मद में, रेमिटेंस की मद में। वो तमाम का तमाम जब हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है, फिर वो ये देखती है कि अब ये पैसा साल के अंदर हमने खर्च कैसे करना है। उसके अंदर वो देखती है कि मैंने तनख्वाहें अपने जो जितने भी हुकूमती इदारे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, जितने भी हमारे मुल्क के जो ऐसे इदारे हैं जो मुल्क की हुकूमत पाकिस्तान चलाती है, उसकी उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें कैसे देनी है, सबसे पहले वो ये ख्याल रखते हैं। उसके बाद वो ख्याल रखते हैं तनख्वाहें बढ़ानी है
फिर वो तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर बजट में 20% 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इनकी मरातों पे जो खर्चा आता है, जो तमाम की तमाम, जैसे प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जैसे मुख्तलिफ गवर्नर हाउसेज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे और चीज़ें हैं जिनको चलाने का खर्चा होता है, जैसे सरकारी मशीनरी चलाने का खर्चा होता है, जैसे सरकारी गाड़ी में तेल डलवाने का खर्चा होता है, जैसे सरकारी इमारत का ख्याल रखने का खर्चा होता है। तो ये तमाम खर्चा जो सा होता है, ये तमाम निकालने के बाद सरकार ये सोचती है अब इसमें से हेल्थ पे कितना लगाया जाए, अब इसमें से एजुकेशन पे कितना लगाया जाए, अब इस पे दूसरी चीज़ों पे कितना लगाया जाए। फिर सरकार ये तमाम चीज़ें जब डिसाइड कर लेती है तो उसे बजट कहा जाता है। अभी ये कहा जा रहा है कि बजट का जो खसारा है, यानी कि जो बजट हमारा एक्चुअल खर्चा है उसके मुताबिक जो हमारी अर्निंग है सरकार की, वो उसके मुताबिक नहीं है, यानी कि हम ब्रेक इवन पे भी नहीं है। यानी कि जितनी हमारी आमदनी है, जितना सरकार को हम टैक्स की मद में या रेमिटेंस की मद में या जिस तरह भी सरकार आवाम से लेती है, वो तमाम सोर्स से जितना भी पैसा आया है वो हमारे अखराजात से बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा था मैं ये अखराजात कम करूँगा, समझ रहे हैं आप, अखराजात नीचे आएंगे, अखराजात नीचे आएंगे। अखराजात क्या है? वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि अपनी जो तनख्वाहों में आप इजाफा करते हैं, इस बार आप इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको डोनेशन की मद में देते हैं, अपने पेट काट काट के आपको पैसे देते हैं। तो ऊपर से आप ये कहें कि जनाब मैं अब तनख्वाहें बढ़ाऊंगा, तो ऐसे नहीं होगा। ना मरातें ज़्यादा होंगी, ना तनख्वाहें ज़्यादा होंगी, सब कुछ जितना है उसी के अंदर आप करेंगे और उसी के अंदर रह के काम करेंगे। अब देखना ये है कि होता क्या है। लेकिन समझने वाली बजट की तमाम वो जो अदाद-ओ-शुमार के जादूगर जो कहानियाँ परसेंटेजें आपको बताएं, उसका छोटा सा जो बॉटम लाइन है जो मैं आपको इस सारे प्रोग्राम में बताने की कोशिश की, वो ये है कि आप तमाम पैसा जो हुकूमत के ख़जाने में डालते हैं टैक्सेस की मद में, रेमिटेंस की मद में, वो ये है, और ये अखराजात हैं हुकूमत के। अब वो अखराजात आपने खुद ढूंढने हैं कि हुकूमत कहाँ लगाती है। आपकी हेल्थ पे लगाती है, आपके एजुकेशन पे लगाती है, आपकी सिक्योरिटी में लगाती है। अगर लगाती है तो जस्टिफाइड है फिर और कर्जा लेके आप इसको बढ़ा लें, यानी कि आप अपनी आमदन बढ़ा लें। फिर आप अपनी आमदन कैसे बढ़ाएंगे? आप बाहर से कर्जा पकड़ेंगे, बराबर लाएंगे, फिर कहीं जाके आप बजट को मीट करेंगे। लेकिन अब ये हो नहीं पा रहा, हमें कर्जा भी नहीं मिल रहा, तो हमें अखराजात काटने पड़ रहे हैं, कम करने पड़ रहे हैं। जो अखराजात हम कम करेंगे तो हम अपने ब्रेक इवन पे आएंगे और अपने बजट के मुताबिक रहेंगे। और अगर हम कफ़ायत शुआरी अपना लें, हम कायदे आज़म का रियल विजन अपना लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाय तक घर से पी के आया करो। सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने ये कहा था, इवन पार्लियामेंटेरियंस को कहा था कि चाय घर से पी के आया करो, हुकूमत पाकिस्तान के पल्ले से तुम क्यों चाय पीते हो। तो जनाब वो जब खर्चे यूँ करके नीचे चले जाएंगे तो आपका पैसा ज़्यादा हो जाएगा, आपकी आमदन ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जितने अखराजात हैं वो बड़े आसानी से पूरे कर लेंगे, और जो पैसा बचेगा वो आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएंगे और फिर एक फलाही रियासत की सही मायनों में बुनियाद रखेंगे। मुझे ज़्यादा इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।